एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। पहली खबर में 27 साल का बनवास खत्म, 11 में से 9 एग्जिट पोल के दावों में बीजेपी की सरकार बन रही है। पहली खबर में 27 साल का बनवास खत्म, 11 में से 9 एग्जिट पोल के दावों में बीजेपी की बन रही है सरकार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। अब बारी है नतीजों की, लेकिन वोटिंग के बाद और नतीजों से पहले कई एग्जिट पोल सर्वे सामने आ गए हैं। ज्यादातर सर्वे में ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। 11 में से 9 एग्जिट पोल ने बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया है। वहीं 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के जीत का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं 2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी के जीत का अनुमान जताया जा रहा है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में संजय सिंह का दावा, 7 आम आदमी पार्टी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए 15-15 करोड़ का ऑफर मिला। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग 5 फरवरी को हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अभी भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को पार्टी छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए 15-15 करोड़ का ऑफर दिया गया है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में अमेरिका से निकाले जा रहे अवैध भारतीयों के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार केंद्र पर हमलावर है। अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। दरअसल केंद्र सरकार विदेशी रोजगार के लिए सुरक्षित और सुव्यवस्थित और नियमित प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए एक नए कानून को लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया सकता है जब एक अमेरिकी सैन्य विमान बुधवार को 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा। अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा निर्वासित भारतीयों का ये पहला जत्था है। निर्वासित लोगों ने दावा किया है कि पूरी यात्रा के दौरान उनके हाथ पैरों में हथकड़ी लगी रही और अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद ही उन्हें खोला गया। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर पंप पर सब्सिडी दे रही है योगी सरकार, मिलेगा जबरदस्त फायदा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्रीन एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सोलर पंपों पर अनुदान दे रही है। 2.5 लाख रुपए तक का सोलर पंप लगवाने को किसानों को 2,39,000 रुपए खर्च करने हैं। 2,15,100 रुपए का अनुदान सरकार से मिलेगा। अनुसूचित जनजाति और किसानों को 100% अनुदान दिया जा रहा है। यूपी नेडा में संचालित योजना में 4 श्रेणी में अनुदान की व्यवस्था कराई गई है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में मथुरा में लगेगा प्रतिदिन 1 लाख लीटर क्षमता वाला डेयरी प्लांट, कैबिनेट मीटिंग में सीएम योगी ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 1 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले प्लांट को मंजूरी दे दी गई है। इस प्लांट की स्थापना से मथुरा और आसपास के दूध उत्पादक किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और आम जनता को शुद्ध दूध व दूध से बने उत्पादन उपलब्ध होंगे। अब वहीं दोस्तों इसी के साथ अगली खबर में लाडली बहना योजना की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी महिलाओं को देगी पैसा, बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार 7 फरवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश बजट सेशन 2025 होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार इस दौरान 2025-26 बजट पेश करने वाली है। इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सरकार की ओर से तोहफा मिल सकता है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार भी लाडली बहना योजना की तर्ज पर प्रदेश की महिलाओं के लिए योजना ला सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साल 2024-25 के लिए 7,36,437 करोड़ रुपए पेश किया था। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हिसाब से इस बार का बजट 8 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। सरकार इसमें रोजगार से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर फोकस कर सकती है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर महाकुंभ भगदड़ से जुड़ी है। एटीएस की रडार पर 10,000 संदिग्ध, हादसा नहीं साजिश मानकर जांच कर रही हैं एजेंसियां। सीएए एनआरसी के प्रदर्शनकारियों पर पैनी नजर। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच अब साजिश की ओर मुड़ रही है। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की एजेंसियां इसे हादसा नहीं साजिश मानकर जांच कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एएनआई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्पेशल टास्क फोर्स और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रडार पर 10,000 से ज्यादा लोग हैं। सबसे ज्यादा सीएए और एनआरसी के प्रदर्शनकारी हैं। महाकुंभ में इनमें से कई मूवमेंट मिला है। जांच में ऐसे गैर हिंदू हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट पर महाकुंभ को लेकर नेगेटिव कमेंट किए गए या फिर उन्होंने गूगल और यूट्यूब पर महाकुंभ को बहुत ज्यादा सर्च किया है। उनकी भूमिका की भी जांच एटीएस और एसटीएफ कर रही है। 18 जिलों में कैद पीएफआई सदस्यों से भी पूछताछ जारी है।
अब वहीं दोस्तों अगली खबर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। सीएम योगी 2 दिन के लिए अपने पैतृक गांव में रहेंगे। इससे पहले सीएम योगी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मानगढ़ बासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बने। उन्होंने पहले मानगढ़ बासनी देवी के दर्शन पूजन किया और फिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद वे अपने पैतृक गांव पंचूर में आयोजित पारिवारिक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान के मुताबिक वे 6 और 7 फरवरी को अपने पैतृक गांव यमकेश्वर ब्लॉक स्थित अपने गांव पंचूर में रहेंगे, जबकि 8 फरवरी की सुबह यूपी के लिए रवाना होंगे। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में यूपी में अंग्रेजी शराब और बियर के लिए होगी एक ही दुकान। योगी कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में शराब की कीमतें बढ़ने वाली हैं। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। ये नई नीति अगले वित्त वर्ष 2025-26 से लागू होगी, जिसमें शराब की दुकानों का आवंटन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा और लाइसेंस की फीस 10% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने शराब की बिक्री से 55 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में बिहार के सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी पहल। सरकारी शिक्षकों की तरह अब छात्रों की भी ऑनलाइन हाजिरी। बिहार में शिक्षा विभाग सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में पहले शिक्षकों की हाजिरी ऑनलाइन की गई और अब विद्यार्थियों की भी उपस्थिति को ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही है। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले केवल 6 जिलों पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर में लागू किया जाएगा। इन जिलों में मिले रुझानों के आधार पर पूरे प्रदेश में इसे लागू करने की योजना है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में चुनाव आयोग मर गया है, हमें सफेद कपड़ा भेजना पड़ेगा। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का विवादित बयान। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में मतदान में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए विवादित बयान दिया है। अखिलेश ने नई दिल्ली में ANI से कहा कि ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, हमें उसे सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने दावा किया था कि पुलिस मिल्कीपुर उपचुनाव में मतदाताओं के पहचान पत्र की जांच कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को हटाने की मांग की थी। मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को वोटिंग हुई थी और नतीजे 8 फरवरी को दिल्ली के साथ आएंगे। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में झारखंड में 26,000 करोड़ का निवेश। हेमंत सोरेन को मिला प्रस्ताव, 15,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों से झारखंड इन्वेस्टर हब बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में 11 निवेशकों ने मुख्यमंत्री को झारखंड में 26,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव सौंपा है। इस निवेश से राज्य में 15,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। निवेश का प्रस्ताव दे चुके इन निवेशकों ने कोलकाता में शुरू हुए 2 दिन बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के तहत आयोजित हाई एडवांटेज झारखंड में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उद्यम स्थापित करने की योजना की विस्तार से जानकारी दी। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में MP के सिपरी में एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश, खेत में गिरते ही मिराज 2000 में लगी आग, दोनों पायलट हादसे से बच कूदे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बरहेट सानी गांव के पास एयरफोर्स का 2 सीटर फाइटर प्लेन मिराज क्रैश हो गया। हादसा गुरुवार दोपहर करीब 2:40 पर हुआ। प्लेन में 2 पायलट थे। हादसे से पहले दोनों पायलटों ने खुद को इंजेक्टर लिया था और दोनों सुरक्षित हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एयरफोर्स की टीम हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंची। विमान में पायलट विक्रांत यादव और विंग कमांडर विराज भोला सवार थे। एयरफोर्स की टीम दोनों को लेकर ग्वालियर रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि 3 विमानों ने ग्वालियर से नियमित परीक्षण उड़ान भरी थी। इनमें से 2 प्लेन सुरक्षित लौट आए। एयरफोर्स ने हादसे की शुरुआत की वजह सिस्टम में खराबी बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में मध्य प्रदेश में जल्द जारी हो सकती है लाडली बहना योजना की 21वीं किस्त। जैसा कि आपको पता है कि लाडली बहना योजना के तहत हर महीने महिलाओं को वित्तीय मदद पहुंचाई जाती है। अभी 12 जनवरी को मध्य प्रदेश सरकार ने 20वीं किस्त का लाभ लाभार्थी महिलाओं को प्रदान किया, तो अब 21वीं किस्त का लाभ तय समय सीमा के दौरान ही मिलेगा। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार हर माह की 10 तारीख तक लाभार्थी अभ्यर्थियों को बैंक में पैसा भेजती है। किसी कारणवश 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन योजना का लाभ किसी देर की महिला को दिया जाएगा, तो महिलाएं निश्चित रूप से रुकें, क्योंकि 20वीं किस्त जल्द ही आपके खाते में आ सकती है। अब लाडली बहना योजना की 21वीं किस्त का लाभ 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक के दौरान आपको मिल सकता है, लेकिन सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर संबंधित तारीख पर किस्त जारी करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसके बारे में 10 तारीख से पहले आपको किस्त की राशि की जानकारी प्राप्त होगी।
अब वहीं दोस्तों अगली खबर में, झारखंड में 15,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। हेमंत सरकार ने किया दिल खुश कर देने वाला ऐलान। झारखंड में 15,000 युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। राज्य में निवेश के लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव मिल चुका है। कोलकाता में आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 में मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि सरकार झारखंड में उद्यम लगाने वालों को हर संभव सहयोग करेगी। वहीं इससे 11 कंपनियों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। अब वहीं अगली खबर में, कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बीच सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के रेट अपडेट कर दिए हैं। पेट्रोल डीजल के रेट में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज 6 फरवरी गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल 94.77 और डीजल 87.67 रुपये पर स्थित है, जबकि पोर्ट ब्लेयर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 82 रुपया 46 पैसे है। डीजल का दाम 78 रुपया 5 पैसे है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में, पहले पति से अलग हुई पत्नी दूसरे पति से मांग सकती है भरण पोषण। पहली शादी के अधिकार पर असर नहीं। पति के अलग होने के बाद पत्नी के गुजारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत का कहना है कि एक महिला दूसरे पति से भी गुजारा पाने की हकदार है, भले ही उनकी शादी कानूनी तौर पर खत्म ना हुई हो। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि अगर महिला और पहला पति सहमति से अलग हुए हैं तो कानूनी तलाक नहीं होना है, उसे दूसरे पति से ही गुजारा मांगने से नहीं रोका जा सकता। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि जिसमें CRPS की धारा 125 के तहत महिला को दूसरे पति से गुजारा मिलने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने पहले पति से शादी को कानूनी रूप से खत्म नहीं किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ महिला की अपील को स्वीकार कर लिया है। जस्टिस PB नागरत्न और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में, भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 5 फरवरी से शुरू हो चुकी है और कल 7 फरवरी को इस पर फैसला आने वाला है। बजट में टैक्स में छूट मिलने के बाद अब RBI की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक से राहत की उम्मीद लगाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस बार RBI नीतिगत दर रेपो में 0.25% की कटौती कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी को कर्ज लेना सस्ता पड़ेगा, यानी EMI के मोर्चे पर बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि इससे पहले रिजर्व बैंक ने इससे पहले मई 2020 में रेपो दर को 0.40% घटाकर 4% किया था। उसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि अर्थव्यवस्था का कोविड महामारी और उसके बाद लॉकडाउन के संकट से निपटने में मदद मिल सके। RBI ने मई 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर नीतिगत दर में वृद्धि का सिलसिला शुरू किया था और मई 2023 में वृद्धि पर रोक लगी। अभी रेपो दर 6.5% है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में किसानों को संबोधित करेंगे और PM किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी करेंगे। बता दें कि ये सिर्फ बिहार में 80 लाख किसान सम्मान निधि के लाभुक हैं। PM मोदी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरे में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है। अब वहीं दोस्तों अगली अहम खबर में, UPI पर आई बड़ी खबर। 8 फरवरी को 3 घंटे बंद रहेगी UPI लेन देन की सुविधा। यदि आप भुगतान के इस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें, 8 फरवरी को 3 घंटे के लिए देश के सभी बड़े प्राइवेट बैंक में काम नहीं होगा। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को जानकारी दी है कि 8 फरवरी 2025 को उनके ग्राहक UPI सिस्टम के जरिए 3 घंटे तक लेन देन नहीं कर पाएंगे। 8 फरवरी 2025 को देर रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक UPI सर्विस बंद रहेगी। इस दौरान न ही ग्राहक किसी को पेमेंट कर पाएंगे और न ही रिसीव कर पाएंगे। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में, तीसरी तिमाही में SBI का मुनाफा 84% से बढ़कर 16,891 करोड़, टोटल इनकम 15% से बढ़कर 1.28 लाख करोड़ रही। एक साल में 16 चढ़ा शेयर। अब वहीं दोस्तों अगली खबर सोना चांदी से जुड़ी है। 1 जनवरी से 8,030 रुपये महंगा हुआ सोना, दाम 84,613 प्रति 10 ग्राम पहुंचा और आज चांदी 663 से कम होकर 94,762 पर आई। लगातार 3 दिन ऑल हाई टाइम पर बंद होने के बाद आज सोने के दाम में गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 44 रुपये से गिरकर 84,613 रुपये पर बंद हुआ। उधर चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली। 1 किलो चांदी की कीमत कल के दाम से 663 रुपये कम होकर 94,762 रुपये किलो पर आ गई। कल चांदी का भाव 95,455 रुपये किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था।
तब से ये 91,115 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में भारत 2027 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। पोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग हुआ। भारत आने वाले 2027 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह से सैंपल इकट्ठा करना है, उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना होगा। चंद्रयान 4 में हैवी लिफ्ट LBM-3 रॉकेट के कम से कम 2 अलग अलग लॉन्च शामिल होंगे, जो कि मिशन के 5 अलग अलग कंपोनेंट्स को ले जाएंगे। उन्हें ऑर्बिट में इकट्ठा किया जाएगा। और पिछले साल PM नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी थी, जो कि 36 महीनों में पूरा किया जाएगा। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से पहला वनडे हराया। शुभमन ने 87 रन बनाए। अक्षर, श्रेयस की 50, जडेजा, हर्षित ने 3-3 विकेट लिए। भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 4 विकेट से हरा दिया। नागपुर के PCA स्टेडियम में इंग्लैंड ने बैटिंग चुनी और टीम ने 47.5 ओवर में 248 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत ने 38.4 ओवर में 6 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। दूसरा वनडे 9 फरवरी को कटक के बारामती स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत के शुभमन गिल ने 87 और श्रेयस अय्यर ने 59 और अक्षर पटेल ने 52 रन बनाए। रविंद्र जडेजा और हर्षित राणा ने 3-3 विकेट लिए। इंग्लैंड के जॉस बटलर ने 52 और जैकब बैथेल ने 51 रन बनाए। आदिल रशीद और साकिब महमूद को 2-2 विकेट मिले। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता को संभालते ही अमेरिका में अवैध प्रवासी घोषित किए गए 104 भारतीय नागरिकों को भारत भेज दिया गया है। अमेरिकी सेना के खास विमान में इन सभी भारतीयों को अपराधियों की तरह हाथ पैर बांधकर भारत लाया गया। विमान की लैंडिंग पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर की गई। अमेरिका से भारतीय नागरिकों को इस तरह से वापस भेजना भारत में बहस का मुद्दा बना हुआ है। विपक्षी दल नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की ओर से अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय नागरिकों को लेकर बयान जारी किया गया है। अब वहीं दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। तब तक आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए और आपको हमारे चैनल की ये वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में आए अपनी राय जरूर दें।